जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक पेपर शुरू करने जा रहे हैं। ये कैम्ब्रिज इंटरनेशनल ASNA लेवल का पेपर है। ये S1 का पेपर है, पेपर 5 भी कहते हैं इसे। ये फरवरी मार्च 2022 का पेपर है। आए इसे शुरू करते हैं। जी, फेयर रेड स्पिनर हैज़ एजेस नंबर 1 2 2 3। एक स्पिनर है जिसके एजेस पर जो नंबर हैं 1 2 2 3। जिस तरह ये एक स्पिनर है, इस पे एरो है एक और इसके एजेस हैं 1 2 3, इस पे नंबर लगे हुए हैं। इसको अगर आप रोटेट करें तो किसी जगह पे भी ये रुक सकती है। इस तरह एक और फेयर ब्लू स्पिनर एक हमारे पास ये एक ब्लू स्पिनर हैज़ एजेस नंबर, उनके भी एजेस हैं -3 -2 -1 और -1। इसको भी अगर आप स्पन करें, घुमाएं, तो ये भी किसी जगह पे भी रुक सकती है, किसी नंबर के सामने भी। ईच स्पिनर इज स्पन वंस अ नंबर। हमने हर एक को एक दफ़ा रोटेट करना है और देखते हैं कि एंड द नंबर ऑन द एजेस ऑन विच ईच स्पिनर लैंड इज़ नोटेड। फ़र्ज़ करें ये 1 पे रुकती है और ये -2 पे रुकती है, तो हम दोनों को नोट कर लेंगे। तो इस तरह से कई केसेस बनते हैं। तो वो कहते हैं कि रैंडम वेरिएबल एक्स डिनोट द सम ऑफ द रिजल्टिंग टू नंबर्स। और दोनों, फ़र्ज़ करें ये 2 पे जाकर रुकती है और ये -3 पे जाकर रुकती है, तो 2 और -3 को आप जब ऐड करेंगे तो ये -1 आ जाएगा। तो ये -1 हम रिकॉर्ड कर देंगे। तो देखें कितने केसेस बनते हैं। ये एक हम ड्रा करते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने इसकी ड्रा करनी है। पहले एक टेबल बनाएंगे कि इस स्पिनर के तमाम वैल्यूज़ यहाँ लिख दी, इस स्पिनर के तमाम वैल्यूज़ यहाँ लिख दी, और ये एक पे 1 आ सकता है, दूसरे पर -2 आ सकते हैं। इनको प्लस करेंगे तो -2 आ जाएगा, एंड सो ऑन। अगर एक पे 2 आता है, दूसरे पे -2 आता है, दोनों को प्लस करेंगे 0 आ जाएगा। तो ये तमाम केसेस हैं। इनकी अगर हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना चाहें तो ये मिनिमम वैल्यू यहाँ -2 है और मैक्सिमम वैल्यू 2 है। यहाँ -2 आता है, -1 भी है, 0 भी है, 1 भी है, 2 है। तो ये -2 कितनी दफ़ा आया है? ये एक दफ़ा ही आया है। और 0 कितनी दफ़ा आया है? 1 2 3 4 5 टाइम्स आया है। और 1 और -2 3 टाइम्स। और इसी तरह से इन सबको अगर प्लस करें तो 16 बनता है। और ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। और तमाम फ्रीक्वेंसी को उसके टोटल से ही डिवाइड कर दिया जाए तो प्रोबेबिलिटी बन जाती है। और प्रोबेबिलिटी का सम जो होता है वो 1 आता है। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है। बी पार्ट में वो कहता है गिवन दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, उसने दिया हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स। वेरिएंस ऑफ एक्स का जो फार्मूला होता है हमारे पास, यहाँ ये देखें कि वेरिएंस ऑफ एक्स का जो फार्मूला है हमारे पास, वो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर होता है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की वैल्यू उसने दी हुई है 0.25, ये वहाँ पुट किया, उसका स्क्वायर लिया। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालनी है। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का जो जिसके इक्वल होती है वो समेशन एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स होता है, ठीक है। तो हमें एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स का प्रोडक्ट चाहिए, तो एक्स स्क्वायर भी होना चाहिए, पी ऑफ एक्स भी होना चाहिए। आप इधर देखें, इसी को मैंने यहाँ रीराइट किया है। तो यहाँ एक्स है, इसका स्क्वायर ले लिया क्योंकि मुझे स्क्वायर चाहिए। स्क्वायर को पी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, सिंपली मल्टीप्लाई किया है। 1/16 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4/16 आ जाता है, एंड सो ऑन। इसका प्लस किया तो 20/16 आ जाता है। तो इसको इसका समेशन करेंगे, तो समेशन करें तो यही एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होता है। ये 20/16 मैंने इसकी जगह एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह पुट कर दिया। इसको सिंपली कैलकुलेट किया, 19/16 आता है। तो ये हमारे पास एक इसका वेरिएंस आ गया। आए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन 2 है, इन अ सर्टेन कंट्री द प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 10 सेंटीमीटर ऑफ रेन ऑन एनी पर्टिकुलर डे इज दिस, इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर ऑन एनी अदर डे। कहते ये है कि किसी कंट्री में 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होने की, जो रेन होने की जो प्रोबेबिलिटी है 0.18 है। और अगर प्रोबेबिलिटी 0.18 है तो ना होने की 1 में से माइनस करें तो क्यों, ये निकल आता है। इन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन एनी रैंडमली चूजन 7 डेज एनी, हमारा यहाँ 7 है, मोर देन 2 डेज है मोर देन 10 सेंटीमीटर रेन। इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालें कि मोर देन 2 डेज बारिश हुई है जो 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। तो मोर देन 2 ग्रेटर देन 2 होगा, तो ये हमारा एक्स है।
तो मोर देन 2 शुरू कहाँ से करेंगे, 2 तो इंक्लूड नहीं है, मोर देन 2 3 इंक्लूड होगा और 3 से ऑनवर्ड, 3 से ऑनवर्ड क्या होगा, 3 से ऑनवर्ड हमारा 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी और 7 भी। ये ज़्यादा लंबा हो जाता है, बेहतर ये है कि हम 2 और 2 से कम अगर निकालें तो 2 1 और 0 ये 3 बनते हैं। और जो ये अनवांटेड है, ये हमें ज़रूरत नहीं है इसकी। जिसकी ज़रूरत ना हो और वो निकालना इजी हो तो आप वो निकाल के 1 में से माइनस कर दें, तो प्रोबेबिलिटी उस बात की निकल आएगी तो प्रोबेबिलिटी उस बात की निकल आएगी जिसकी आप प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं। तो हमने एक्चुअली इसके बदले हम अगर ये कर लें तो ज़्यादा इजी है। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू 2 करें तो 0 1 2 ये लेस देन इक्वल टू 2 आ जाती है। तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बनती है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला एन सी एक्स पी ऑफ एक्स क्यू एन माइनस एक्स है हमारे पास। तो हमने यहाँ n की जगह 7 पुट कर दिया और x की जगह यहाँ ये x 0 होगा। प्रोबेबिलिटी हमारी p जो 0.18 है और q हमारे पास 0.82 है। तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जगह हमने ये वैल्यूज पुट कर दी, इसे कैलकुलेट किया सिंपली, तो हमारे पास 0 अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमारे पास 0.115 आ गए। जी फॉर बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। फॉर 3 रैंडमली चूजन 7 डेज पीरियड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 ऑफ दिस पीरियड हैव एटलीस्ट 1 डे विद मोर देन 10 सेंटीमीटर ऑफ रेन। मतलब ये है कि हमने प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालनी है कि 7 डेज में से 3 डेज ऐसा हुआ है कि 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेन हुई है और ऐसा 2 टाइम्स हुआ। तो ऐसा एग्जैक्टली 2 टाइम्स हुआ, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देखें कि अगर हम इस बात की पहले प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि ग्रेटर देन 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है कि बारिश हुई और वो भी मोर देन 10 सेंटीमीटर। तो ग्रेटर देन 1 निकालने के बदले हम लेस देन 1 निकाल दें तो वो इजी है, मगर ये हमें चाहिए नहीं, तो 1 में से फिर लेस कर देते हैं। तो लेस देन 1 0 होता है, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 किया। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ये फार्मूला है, बारिश होने की प्रोबेबिलिटी ये है, रेन ना होने की प्रोबेबिलिटी ये है, और n हमारे पास 7 है और x 0 है। तो इसको कैलकुलेट किया तो ये ग्रेटर देन 1 की प्रोबेबिलिटी आ गई, ग्रेटर देन 1 डेज़ की प्रोबेबिलिटी आ गई जिस दिन 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है। तो अब इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एग्जैक्टली 2 डेज़ ऐसा हुआ है। तो अब हम इसमें हमने 3 रैंडमली चूजन 3, यहाँ 3 हमारे पास n बन गया और 2 हमारे पास यहाँ x बन गया है। तो अब 3C2 और p और q की वैल्यूज़, अब p आपने जो चूज़ करना है वो ये वाला चूज़ करना है, पीछे वाला नहीं। तो ये प्रीवियस वाला हमारे पास 0.18 था, इसके बदले आप ये चूज़ करेंगे क्योंकि प्रोबेबिलिटी उसने हमें फाइंड द प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 2 डेज 2 ऑफ दीज पीरियड्स है एटलीस्ट 1 डे की हमने प्रोबेबिलिटी यहाँ पुट करनी है। तो यहाँ पी और क्यू की वैल्यूज पुट की और इसे कैलकुलेट किया तो ये हमारे पास एक इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई कि एग्जैक्टली 2 टाइम्स ऐसा हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। At a summer camp, an arithmetic test is taken by 250 children. The time taken to the nearest minute to complete the test were recorded. The results are summarized in table. 250 children ने टेस्ट दिया है, तो उसमें जो टाइम लगा बच्चों को उसको कंप्लीट करने में, तो 21 ऐसे हैं जिन्होंने 1 मिनट से लेकर 30 मिनट्स के बिटवीन इसको किया है, और 30 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 31 से लेकर 45 मिनट्स तक इसको कंप्लीट किया एंड सो ऑन। तो उसने कहा है कि ड्रा हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन। आप इसका हिस्टोग्राम बनाएं। हिस्टोग्राम ये ग्राफ दिया हुआ है, इस पर हिस्टोग्राम बनाते हैं। तो हिस्टोग्राम इस टाइप का होता है। तो इसमें जो आपका लाइन ख़त्म होती है वहीं से शुरू होती है। तो इसमें जो क्लास इंटरवल टाइप होता है जिसमें 1 से 30 और 31 से 45, ये 30 और 31 ये जो डाटा है इसको कंटिन्यू डाटा बनाने के लिए, क्लास बाउंड्री बनाने के लिए हम ये करते हैं कि
अपर लिमिट ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट में जो डिफरेंस है वो 1 का है। 1 का हाफ करेंगे 0.5, 0.5 आपने तमाम इसमें से माइनस करें और इसमें प्लस कर दें, इसमें माइनस करें, इसमें प्लस कर दें एंड सो ऑन। तो आप देखेंगे कि ये अब हमारी अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम होना शुरू हो गई है। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी ज़रूरी होती है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे, 21 को वैसे का वैसे लिख दें, 21 और 30 को प्लस करें, फिर 51 वैसे का वैसे लिख दें प्लस करके, और फिर 51 में से नेक्स्ट ऐड कर दें और इसमें फिर नेक्स्ट ऐड कर दें, इसमें फिर नेक्स्ट ऐड कर दें एंड सो ऑन। तो आप इसमें हमें हिस्टोग्राम के लिए फ्रीक्वेंसी डेंसिटी भी चाहिए होती है, क्योंकि अगर हमारा इंटरवल सेम नहीं आ रहा तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फार्मूला फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास विड्थ है। तो 20 हमारी फ्रीक्वेंसी है और 21 हमारी फ्रीक्वेंसी है और क्लास विड्थ हमारे पास यहाँ आप देखें कि यहाँ से जो क्लास विड्थ 1 से 31 का जो डिफरेंस है वो 30 का है, और इसी तरह से 31 का 46 का जो डिफरेंस है वो हमारे पास 15 का है। जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है उसको उसकी क्लास विड्थ से अगर डिवाइड कर दिया जाए, 21 को अगर 30 से डिवाइड कर दिया जाए और यहाँ 30 को इसकी क्लास विड्थ 15 बनती है, 15 से डिवाइड कर दिया जाए तो जो आता है ये फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हम ऑलवेज वाई एक्सिस पर लेते हैं और एक्स एक्सिस पर हम क्लास बाउंड्री लेते हैं। क्लास बाउंड्री हमारे पास ये आई है, 0.5 से शुरू करेंगे, अगला हमारा 30.5 है, 30.5 है। तो इंटरवल हमारे पास यहाँ से यहाँ तक 20 का इंटरवल लिया हमने, तो ये 20 का और एक बॉक्स को हमने 20 के इक्वल रखा है। तो इसको तमाम वैल्यूज़ को हमने यहाँ लेबल किया है, क्लास बाउंड्री को यहाँ लेबल कर दिया, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को यहाँ लेबल कर दिया। अब 30.5 के सामने 0.7 है, 30.5 के सामने 0.7 यहाँ आता है, तो इसका हमने एक बॉक्स बना दिया है। तो इस तरह से आप बार बनाते चले जाएं तो ये इनको आप ये देखेंगे, ये जब ग्राफ बनेगा तो इस ग्राफ को हम जो क्लास बाउंड्री से कॉन्टीन्यूस डाटा से बनाई जाती है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी और दूसरी तरफ क्लास बाउंड्री रखकर, तो उसको हम हिस्टोग्राम कहते हैं। देखें जी, अब बी पार्ट है इसका, स्टेट व्हाट क्लास इंटरवल कंटेन द मीडियन। अब मीडियन किस क्लास इंटरवल में, मीडियन का फार्मूला होता है n/2th आइटम, ठीक है। तो आइटम यहाँ लिखा नहीं है, अंडरस्टूड है, आइटम है ये। तो n हमारे पास आप देखें कि इसका टोटल 250 है, 250 से अगर हाफ करें इसका तो 125 बनता है। 125 जो देखें किस में लाई करता है, क्लास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आप जाएं तो आप देखें इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जाएं तो इसमें आपका जो है वो ये नंबर लाई करता है। तो इसके सामने 66.75 जो है ये जो क्लास बनती है, ये क्लास इंटरवल वो है विच कंटेन द मीडियन, जो मीडियन को कंटेन करती है। सी पार्ट है कि गिवन दैट एन एस्टिमेट द मीन टाइम इज दिस 61.05 मिनट्स, स्टेट व्हाट फीचर्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट्स फॉर द मीडियन एंड द मीन बीइंग डिफरेंट। देखें अगर मीन और मीडियन सेम हो तो ऐसा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में होता है, अगर डिफरेंट हो, मीन और मीडियन इक्वल ना हो तो नॉट सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और दिस हैपन व्हेन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट सिमेट्रिकल, और ऐसा तब होता है जब डिस्ट्रीब्यूशन हमारा सिमेट्रिकल ना हो। अब देखें उसने मीन हमें ये दिया है, जबकि हमारा 61.05 है मीन, जबकि मीडियन हमारा 66 से ग्रेटर और 75 के बिटवीन आता है। तो यहाँ मीडियन और मीन में फ़र्क है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हमारा सिमेट्रिकल नहीं है, ये नॉन सिमेट्रिकल हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द वेट्स ऑफ मेल लेपर्स इन अ पर्टिकुलर रीजन आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 55 kg and the standard deviation 6 kg. Find the probability that randomly chosen male leopards from this region weight between 46 and 62.
अब देखें कि मीन उसने हमें यहाँ 55 दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमें 6 kg दिया हुआ है, और एक्स की और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है 46 से लेकर 62 तक। तो ये क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्स को हम जेड में कन्वर्ट करेंगे। एक्स को जेड में कन्वर्ट करने के लिए हमें थ्रू आउट सब में से माइनस मीन करना है। हमने 46 माइनस मीन कर दिया, मीन 55 है, और एक्स माइनस मीन कर दिया, और 64 में से भी मीन माइनस कर दिया, और डिवाइडेड बाय सिग्मा कर दिया। सबको हमने सिग्मा से डिवाइड भी कर दिया, और ये चीज़ यहाँ जो बनती है हमारे पास वो z के इक्वल है। हमने इसकी जगह इसको z कह दिया, और इसकी कैलकुलेशन की तो ये आ जाता है। तो देखें इसके बाद अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ जिस तरह z लेस दैन ग्रेटर देन ए भी हो, तो हम इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a लिख सकते हैं। तो हमने इसे प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a लिख दिया। तो क्योंकि ये नेगेटिव है, नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हमें 1 में से माइनस करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव वैल्यू एक बाहर भी है, इसको अंदर आप ऑपरेट कर दें तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और ये माइनस हो जाता है। अब देखें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z जो है वो लेस देन एक पॉजिटिव वैल्यू है, और यहाँ भी प्रोबेबिलिटी ऑफ z एक लेस देन एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो हम इसको फाइव ऑफ 1.167 भी लिख सकते हैं, और प्लस फाइव ऑफ 1.5 भी लिख सकते हैं -1। अब इसकी वैल्यू अगर आप z के टेबल से देखें, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल से देखें, तो ये आती है 1.5 की वैल्यू अगर z की डिस्ट्रीब्यूशन से देखें, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से z के टेबल से, तो ये आती है, और ये -1 करेंगे तो इसको कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास 0.8118, और अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये है। The weights of female leopards in this region are normally distributed with mean 42 kg and the standard deviation sigma kg. It is known that 25% of the female leopards in a region weight less than 36 kg. देखें ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, क्योंकि उसने खुद कहा है ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है जिसमें मीन हमें 42 दिया हुआ है, और मीन हमें यहाँ 42 दिया हुआ है, और स्टैंडर्ड डिवीजन हमें मालूम नहीं है, और प्रोबेबिलिटी हमें 0.25 दी हुई है, और प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है लेस देन 36। प्रोबेबिलिटी लेस देन 36 उसने 0.25 दी हुई है। इसमें अगर आप इसे z में कन्वर्ट करना चाहें तो इधर मीन से माइनस करें और सिग्मा से डिवाइड, इधर भी मीन से डिवाइड माइनस और सिग्मा से डिवाइड करेंगे तो ये z बन जाएगा, और इसकी कैलकुलेशन जो है करने के बाद -6 और सिग्मा बनती है। तो ये इक्वल टू, अब देखें कि ये अब ये देखें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ y लेस देन 36 0.25 हमारा एरिया 0.5 से कम है, तो हमारा टेबल ही 0.5 से शुरू होता है। तो इसको ग्रेटर देन 0.5 या 0.5 करने के लिए अगर हम 1 में से लेस करते हैं तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो अगर इसको z में कन्वर्ट करेंगे तो इधर माइनस मीन और सिग्मा करेंगे तो ये z में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्योंकि ग्रेटर देन है और ये नेगेटिव है, आगे देखते हैं। पीछे इसकी वैल्यू नेगेटिव थी मगर ये ग्रेटर देन था, तो इसको जब हम फ्लिप करेंगे z ग्रेटर देन से z लेस देन होगा तो ये नेगेटिव वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। तो अब हम इसे z को z के लेस देन जब एक पॉजिटिव वैल्यू के हो, और हम इसको p को हम 5 लिख सकते हैं, 5 सिग्मा और 6 ओवर सिग्मा हो गया। तो अब हमने क्योंकि सिग्मा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम यहाँ 5 को अगर दूसरी तरफ ले जाएं तो ये 5 इन्वर्स हो जाएगा। तो 0.75 को हम एरिया के टेबल से देखें, ये एरिया है तो हमारे पास 0.674 वैल्यू आती है। तो सिग्मा हमारे पास जो निकलता है कैलकुलेट, सिग्मा उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर जाकर 6 से डिवाइड होगा, तो 8.09 हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी।
The distribution of weight of male and female leopards are independent of each other. A male leopard and a female leopard are each chosen at random. मेल और फीमेल लेपर्ड्स का वेट जो है वो कहता है इंडिपेंडेंट है और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ वेट ऑफ दीज लेपर्ड्स आर लेस देन 46. इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालें कि दोनों का वेट जो है वो लेस देन 46 है, मेल और फीमेल का. देखें मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन पहले यूज़ कर चुके हैं हम. मीन जो था पहले जो दिया हुआ था वो दिया हुआ था 46 और स्टैंडर्ड डिवीजन जो था वो 6 दिया हुआ है. तो वो कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल लेपर्ड इज लेस देन 46 हमने कैलकुलेट करनी है. इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल लेस देन 46 हमने कैलकुलेट करनी है. दोनों तरफ हम मीन माइनस कर देते हैं और सिग्मा से डिवाइड कर देते हैं और एम माइनस म्यू और सिग्मा करेंगे तो ये जेड बन जाएगा और इसकी कैलकुलेशन नेगेटिव में आ रही है. इसी तरह से फीमेल माइनस म्यू और सिग्मा करेंगे तो ये जेड बन जाता है हमारे पास और इधर भी मीन ओवर सिग्मा करना पड़ेगा. इसकी कैलकुलेशन हमारे पास ये आ जाती है. तो इसमें जो मेल की हमने स्टैंडर्ड डिवीजन निकाली थी वो पीछे ये गिवन थी 6 है और फीमेल की स्टैंडर्ड डिवीजन हमने ये निकाला था 8.90. तो यहाँ स्टैंडर्ड डिवीजन हम फीमेल का 8.90 यूज़ करेंगे और इसकी अब जब कैलकुलेशन करने लगते हैं प्रोबेबिलिटी जेड लेस देन ये आती है. तो जब प्रोबेबिलिटी जेड लेस देन किसी पॉजिटिव वैल्यू के हो तो हम इसे 5 ऑफ लेस देन 5 ऑफ दिस वन भी लिख सकते हैं और इसको हम एरिया से देखेंगे तो हमारे पास ये 0.6732 ये हमारे पास इसकी निकलती है प्रोबेबिलिटी फीमेल की जो लेस देन जिनका वेट 46 है. इसी तरीके से आप मेल लेस देन 46 करेंगे. इसकी कैलकुलेशन सिंपली की ये नेगेटिव है, नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए इसको फ्लिप कर देते हैं और क्योंकि ये ग्रेटर देन ये लेस देन होना चाहिए. अब लेस देन करने के लिए 1 में से माइनस करें तो ये लेस देन हो जाएगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन पॉजिटिव वैल्यू हो तो इसको 5 लिख सकते हैं हम 5 ऑफ 1.5. इसकी हमने टेबल से वैल्यू देखी है तो 1 में से माइनस किया ये आ गया. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल एंड फीमेल ये बनता है हमारे पास मेल एंड फीमेल. अब मेल और फीमेल दोनों इंडिपेंडेंट हैं. इन दोनों को हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं. मल्टीप्लाई करके प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल हमारे पास ये आता है और प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल हमारे पास ये आता है. दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास ये आता है. ये अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने ये कैलकुलेशन की जी. ये इसी पेपर का पार्ट 2 शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 है. A group of 12 people consists of 3 boys, 4 girls and 5 adults. 12 peoples हैं उनमें से 3 girls हैं, 3 boys हैं, 4 girls हैं और 5 adults हैं. In how many ways can a team of 5 people be chosen from the group if exactly 1 adult is included? अब वो ये कह रहा है कि अडल्ट हमारे पास 5 हैं और उसमें से एक लाजमी अडल्ट होना चाहिए. 5 लोगों को चूज़ करना है. बाकी 4 जो हैं वो चाहे बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, चाहे इनमें अगर डिस्टिंक्शन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है तो इनको कंबाइन कर दिया जाता है. बॉयज़ और गर्ल्स को अगर मैं कंबाइन कर दूं 4 + 3 + 4 7 बनता है. तो 7 में से बाकी 4 आएंगे और अडल्ट में से एक अडल्ट में से ही आएगा जो कि 5 हैं और इसकी कैलकुलेशन 175 बनती है. इसका बी पार्ट देखते हैं. इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 5 पीपल बी चूजन फ्रॉम द ग्रुप इफ द टीम इंक्लूड एटलीस्ट 2 बॉयज एंड एटलीस्ट 1 गर्ल. आप देखें हमारे पास अडल्ट कितने थे, 5 थे और बॉयज कितने थे, ये 3 थे और गर्ल्स 4 थी. अब बॉयज 3 हैं, गर्ल्स 4 हैं, अडल्ट 5 हैं. अब वो कहता है कम से कम 3 गर्ल्स होनी चाहिए, 2 गर्ल्स होनी चाहिए
एक गर्ल, एटलीस्ट वन गर्ल होनी चाहिए, और एटलीस्ट 2 बॉयज़, और एटलीस्ट 2 बॉयज़ होने चाहिए। 5 लोगों को चूज करना है, कम से कम 2 ये आने ही आने हैं, कंडीशन है, 1 गर्ल आनी ही आनी ये कंडीशन है, और बाकी हमने 5 पूरे करने के लिए, 5 पूरे करने के लिए 2 हमने अडल्ट ले लिए। तो अब इसका हम कॉम्बिनेशन अगर बनाएं तो बॉयज़ 3 हैं, उसमें से 2 आने हैं, गर्ल्स 4 हैं, उसमें से 1 गर्ल आनी है, 5 अडल्ट हैं, उसमें से 2 आने हैं। इसके कैलकुलेशन 120 बनती है। और इसके केसेस के कितने बनते हैं कि हमारे पास 1 गर्ल है, कम से कम 1 गर्ल, 2 गर्ल्स भी तो हो सकती हैं। तो जब 2 करेंगे तो ये बॉयज़ कम से कम 2 तो रखनी है, तो 2-2, अब एक अडल्ट में से, इस पर तो कोई कंडीशन नहीं है। गर्ल्स कम से कम 1 हो सकती है, 3 भी तो हो सकती हैं। अब अगर 3 चूज करते हैं गर्ल्स, बॉयज़ तो 2 ही रखने हैं कम से कम, तो फिर अडल्ट कोई भी नहीं आएगा, कोई मसला नहीं है, कोई भी अडल्ट ना हो। तो ये हमारे पास एक ये कॉम्बिनेशन बनता है। इसी तरीके से बॉयज़ कम से कम 2 होने चाहिए, 3 भी हो सकते हैं, और गर्ल्स अगर ये 3 है तो फिर 2 गर्ल्स होंगी, और अडल्ट कोई भी नहीं आया। मगर गर्ल ये 3, बॉयज़ तो हैं ही 3 से ज़्यादा हम ले नहीं सकते। तो गर्ल्स अगर हम एक ले लेते हैं और एक अडल्ट ले जाते हैं तो एक ही डिफरेंट केस बन जाता है। इसके भी कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो ये 248 बनता है इसे टोटल करें तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन 5 का ये सी पार्ट है, द सेम ग्रुप ऑफ 12 पीपल स्टैंड इन अ लाइन। अगर हमारे पास, तो ये क्वेश्चन सी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का। द सेम ग्रुप ऑफ 12 पीपल स्टैंड इन अ लाइन। अब ये देखें कि 12 पीपल्स को एक ही लाइन में हमने खड़े कर दिया है। हाउ मैनी डिफरेंट अरेंजमेंट आर देयर इन विच 3 बॉयज एंड स्टैंड्स टुगेदर एंड एन अडल्ट इज एट ईच एंड ऑफ द लाइन। अब देखें पीछे जो था हमारे पास अडल्ट्स कितने थे, वो 5 थे, और गर्ल्स 4 थी, और बॉयज़ 3 थे। ये टोटल करें तो हमारे पास 12 बनता है। तो अब कंडीशन ये है कि इसमें परमुटेशन का, क्योंकि अरेंजमेंट ऑर्डर का एक ख्याल रखा गया है कि बॉयज़ 1 2 3 ये डिफरेंट हैं। अगर डिफरेंट अपनी पोजीशन चेंज करते हैं तो नया केस बन जाएगा। गर्ल 1 2 3 4 गर्ल्स हैं, ये अपनी पोजीशन चेंज करती है तो एक नई अरेंजमेंट बन जाएगी। और इसी तरीके से 1 2 3 4 5 अडल्ट हैं, अगर ये 2 अडल्ट को फिक्स करना है, अब इस अडल्ट को और एक इस अडल्ट को, अगर हम इस अडल्ट की जगह यहाँ 2 रख देते हैं, यहाँ अडल्ट नंबर 3 रख देते हैं तो एक नया केस बन जाएगा। इसके केसेस हम कैसे, बेशुमार केसेस बनते हैं, तो कैसे हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। अब ये देखें कि 3 ये 1, ये तो 2 हमने फिक्स कर दिए, बाकी 1 2 3 4 5 6 7 ये एक कॉम्बिनेशन है, ये 8, ये सारे के सारे आपस में परम्यूट कर सकते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं। तो 8, ये 8p8 एक केस बनता है सबका, और ये खुद भी चेंज हो रहे हैं, ये यानी आगे पीछे होने के साथ साथ ये खुद भी अंदर से चेंज हो रहे हैं। जो अंदर से चेंज हो रहे हैं वो 3p3, ये भी एक मल्टीप्लाई होगा। ये सब के सब ये तो फिक्स हैं, ये आपस में चेंज होते हैं, और ये खुद भी चेंज होते हैं, एंड ये खुद भी चेंज होते हैं, ये मल्टीप्लाई होगा। और इन 5 अडल्ट में से एक अडल्ट चूज करके मैंने यहाँ रखना है, 5 अडल्ट में से एक चूज करके मैंने यहाँ रखना है, तो 5c1 होगा। बाकी 4 अडल्ट में से चूज करके एक यहाँ रखना है, बाकी 4 अडल्ट में से एक चूज करके यहाँ रखना है। तो ये एक कितने केसेस बनते हैं, ये भी मल्टीप्लाई होगा। इन तमाम को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये एक बड़ा सारा हमारे पास एक नंबर आता है। इतने ज़्यादा केसेस बनते हैं हमारे पास। फैक्ट्री प्रोडक्शन क्वेश्चन नंबर 6 है, चॉकलेट इन 3 फ्लेवर्स। अब एक फैक्ट्री की प्रोडक्शन है, वो चॉकलेट बनाती है, वो 3 फ्लेवर बनाती है, एक लेमन है, ऑरेंज है और स्ट्रॉबेरी। 3 फ्लेवर्स में वो चॉकलेट बनाती है और वो रेशियो है 3:5:7। नेल checks the chocolate on the production line by choosing the chocolate randomly one at a time। उसने randomly एक चॉकलेट चूज की है। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालें, वो जो randomly वो
चॉकलेट चूज़ करती जा रही है, तो वो सेवन्थ टाइम ऐसा होता है कि उसके हाथ में एक लेमन चॉकलेट आती है। यानी फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट टाइम उसके हाथ में जो चॉकलेट आती है विद लेमन फ्लेवर, जो लेमन फ्लेवर की है, नेल चूज इज सेवन्थ चॉकलेट दैट शी चेक, वो सेवन्थ चॉकलेट थी जो वो चेक करी थी। बात यह है कि प्रोबेबिलिटी लेमन फ्लेवर की है, क्या लेमन 3 है और टोटल जो है हमारे पास 15 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर हमारे पास 3/15 आता है, और 1 में से माइनस कर दें तो क्यू की प्रोबेबिलिटी 4/5 आती है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x निकालना हो तो अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो, ज्योमेट्रिक सीरीज हो, तो q x-1 p इंटू p, तो q हमारे पास 4/5 है और p हमारे पास 3/15 है, और x क्योंकि हमारे पास सेवन्थ उसके हाथ में चॉकलेट आई थी तो इसकी जगह सेवन्थ लगाते हैं। सेवन्थ टाइम फर्स्ट टाइम उसके हाथ में जो चॉकलेट आई लेमन, वो सेवन्थ टाइम ऐसा हुआ, वो सेवन्थ चॉकलेट ऐसी थी जो उसके हाथ में लेमन फ्लेवर थी। तो इसकी कैलकुलेशन 0.0524 आती है। तो ये इसका ए पार्ट था। ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फार्मूला है कि अगर आप कोई चीज़ चूज़ कर रहे हैं, फिर चूज़ कर रहे हैं और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि आपके हाथ में चूज़ करते सेवन्थ टाइम वो आपके हाथ में जो चॉकलेट आपके हाथ में आई है वो लेमन की थी और सेवन्थ टाइम फर्स्ट टाइम आपके हाथ में आई है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो हम ज्योमेट्रिक में, इसमें एन फिक्स नहीं होता, q इंटू पी एक्स रेस टू पावर x-1, ये हम इसका फार्मूला लगाते हैं। अच्छा, ऊपर था कि एग्जैक्टली x इज इक्वल टू एक्स टाइम, यानी सेवन्थ टाइम ऐसा हो तो वो ये फार्मूला होता है। अगर वो कहे एटलीस्ट 6 टाइम ऐसा हुआ तो फिर एटलीस्ट की जब बात आती है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन k जो भी नंबर उसने दिया हुआ है इज इक्वल टू q रेज टू पावर k। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में फिर ये फार्मूला लगता है। फाइंड द क्वेश्चन कुछ इस टाइप का दिया होगा उन्होंने, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट चॉकलेट विद द लेमन फ्लेवर की जो चॉकलेट फर्स्ट टाइम उसके हाथ में आई है, दैट नेल चूज इज आफ्टर शी चेक्ड एटलीस्ट 6 चॉकलेट, वो एटलीस्ट 6 चॉकलेट पर हुई है, 6 से ज़्यादा, वो 7th पे भी हो सकती है, 8 पे भी, 9 पे भी, 10 पे भी, मगर कम से कम 6 बार तो उसके हाथ में 5 टाइम्स ऐसा था कि उसके हाथ में लेमन चॉकलेट नहीं आई थी, मगर 6th चॉकलेट के बाद, 6 के बाद उसके हाथ में ये चॉकलेट आ सकती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन निकालने के लिए 3/15 और लेमन ना आने की प्रोबेबिलिटी q/लेमन माइनस करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट सक्सेस आफ्टर मोर देन के ट्रायल की प्रोबेबिलिटी हमारे पास जो होगी q रेज़ टू पावर k है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 6 उसने k की जगह 6 दिया है तो ये हमने वैल्यूज पुट करेंगे, ये आ जाएगा। सरप्राइज बॉक्स ऑफ द चॉकलेट ईच कंटेन 15 चॉकलेट, 3 आर लेमन, 5 आर ऑरेंज एंड 7 आर स्ट्रॉबेरी। तो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सी है वो हम करते हैं। सरप्राइज बॉक्सेस ऑफ द चॉकलेट ईच कंटेन 15 चॉकलेट्स, हर बॉक्स के अंदर 15 चॉकलेट हैं, 3 लेमन की हैं, उसमें 3 लेमन फ्लेवर हैं, 5 ऑरेंज फ्लेवर हैं, 7 स्ट्रॉबेरी फ्लेवर हैं। पीटर हैज़ अ बॉक्स ऑफ सरप्राइज चॉकलेट, शी चूज 3 चॉकलेट एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, उसने रैंडमली 3 चॉकलेट चूज़ की है। शी ईट ईच चॉकलेट बिफोर चूजिंग द नेक्स्ट, वो जो चॉकलेट चूज़ करते हैं वो रिप्लेस नहीं करते बल्कि उसको खा लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट चॉकलेट चूज़ करते हैं, यानी ये विदाउट रिप्लेसमेंट का कंसेप्ट देना चाह रहा है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द पीटर्स 3 चॉकलेट हैज़ ऑरेंज फ्लेवर, कि इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालें कि उसके हाथ में पीटर ने जो 3 चॉकलेट चूज़ की है उसमें से कोई भी लेमन फ्लेवर नहीं है। तो टोटल हमारे पास 15 है, 15 में से 3 उसने चूज़ की हैं, ये टोटल से डिवाइड करना होता है जब भी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। तो लेमन 5 है, 5 में से तो कोई भी लेमन फ्लेवर नहीं था, बाकी 3 की 3 ज़ाहिर है दूसरों में से ऑरेंज या स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में से आई हैं। ऑरेंज और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर जो बनते हैं तो ऑरेंज उसके पास कोई भी नहीं था,
स्ट्रॉबेरी और लेमन इनका मिक्स करें, प्लस करें इनको, तो 10 बनता है। 10 में से या तो वो उसकी जो 3 चॉकलेट उसने चूज़ की है या लेमन में से आई हैं या स्ट्रॉबेरी में से आई हैं, ऑरेंज में से कोई भी नहीं आई। तो आप ये फेवरेबल केसेस है, इसके टोटल केसेस से डिवाइड कर दिया हमने, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ ऑरेंज फ्लेवर्स की ये एक प्रोबेबिलिटी निकल आती है। जी डी पार्ट है इसी का, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ईच ऑफ द पीटर्स 3 चॉकलेट्स हैज़ अ डिफरेंट फ्लेवर। जो उसने पीटर ने 3 चॉकलेट चूज़ की हैं वो सारी डिफरेंट फ्लेवर्स की हैं, यानी कि उसके पास जो थी लेमन ऑरेंज और स्ट्रॉबेरी, लेमन ऑरेंज और स्ट्रॉबेरी, इन सब में से एक एक आई है, तीनों डिफरेंट है, हर एक में से एक एक फ्लेवर आया है, तभी वो तीनों डिफरेंट बनेंगी। और टोटल 15 है, 15 में से 3 चॉकलेट उसने चूज़ की हैं, इसकी कैलकुलेशन करेंगे 3/13 बनती है। और इसका सिग्निफिकेंट फिगर में अगर लिखना चाहे 0.231 आएगा। ई पार्ट है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 2 ऑफ पीटर्स 3 चॉकलेट्स हैव स्ट्रॉबेरी फ्लेवर गिवन दैट none of them has orange flavor. Find the probability that at least 2, कम से कम 2 जो चॉकलेट्स हैं हैव स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, उनका स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, जबकि उनमें से कोई भी ऑरेंज फ्लेवर नहीं है, ये गिवन है। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है जो गिवन दैट के बाद लिखा हुआ है, गिवन दैट के बाद जो लिखा हुआ है none of them has orange flavor, none of them has orange flavor, और ये हम ऑब्लिक के बाद लिखेंगे, और ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये एटलीस्ट 2 चॉकलेट हैव स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, ये कम से कम 2 स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। ये 2 स्ट्रॉबेरी फ्लेवर भी हो सकती है, 3 भी हो सकती हैं, क्योंकि 3 ही तो चूज़ की हैं, 3 से ज़्यादा हो नहीं सकती। और जो ऑब्लिक के बाद लिखा होता है ये हम नीचे लिख देते हैं, और इन दोनों की हम जो इंटरसेक्शन है वो ऊपर लिख देते हैं। अब ये देखो कि उसमें ऑरेंज फ्लेवर ना आने की प्रोबेबिलिटी जो है, अब आप ये देखें, अगले पेज पे देखते हैं। ऑरेंज फ्लेवर के ना आने की प्रोबेबिलिटी पहले पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो 3 आपने ली हैं चॉकलेट, उसमें से कोई भी ऑरेंज नहीं है, 5 ऑरेंज में से कोई भी ऑरेंज नहीं है, वो सारी की सारी या तो स्ट्रॉबेरी या लेमन में से आई हैं, तीनों की तीनों, और टोटल से डिवाइड करना होता है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑरेंज से की आ जाएगी। और ऊपर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एटलीस्ट 2 या 2 से ग्रेटर 3 हो गया। तो अब उसके पास स्ट्रॉबेरी फ्लेवर उसके पास कितने हैं, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर उसके पास पीछे दिए हुए थे, उसने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर 7 दिए हुए थे, 7 में से या फिर वो 2 आएगा, और बाकी क्योंकि ऑरेंज में से तो आना नहीं है क्योंकि ये कंडीशन है, बाकी बचता है उसका लेमन फ्लेवर 3 है, 3 में से फिर वो 1 आ जाएगा, और अगर तीनों ही स्ट्रॉबेरी आती हैं तो वो तीनों 7 में से आ जाएगी, फिर लेमन में से भी कोई नहीं आएगा और ऑरेंज में से भी कोई नहीं आएगा, क्योंकि ये कंडीशन है। तो ये कंडीशन थी कि ऑरेंज में से भी, ऑरेंज उसके पास से जो दी हुई हैं वो 5 दी हुई हैं, और 5 में से कोई भी नहीं आएगा, ये कंडीशन है, 5 में से कोई भी नहीं आएगा, या तो लेमन में या स्ट्रॉबेरी में से आएगा या फिर लेमन में से आएगा। अगर कम से कम 2 चॉकलेट स्ट्रॉबेरी की हैं तो उसने 3 चूज़ की हैं, फिर 2 स्ट्रॉबेरी की हो जाएंगी, 1 लेमन की हो जाएगी। अगर तीनों ही स्ट्रॉबेरी है तो फिर ना लेमन में से कोई आएगा ना ऑरेंज में से कोई आएगा। और क्योंकि हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो टोटल से डिवाइड करना होता है, उसने टोटल 15 में से 3 चूज़ की हैं, तो इस सारे की जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास 49/60 आ जाता है।